मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों और बहनों, आप सभी को जोहार। मेरा नाम है अंकित खालखो। मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से हूँ। इस वीडियो में हम आदिवासियों की अस्तित्व और पहचान पर आधारित इन सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला है, आदिवासी कौन है? दूसरा, क्या आदिवासियों की भी कोई जाति होती है? तीसरा, क्या दूसरे धर्म को अपनाने से आदिवासियत या जनजातीयता खत्म हो जाती है? चौथा, संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म का मौलिक अधिकार क्या है? पांचवा, आदिवासी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या उन्हें कोई उकसा रहा है? छठवां, आदिवासियों को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए? तो हम चलते हैं पहले सवाल पर, आदिवासी कौन है? हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो जो ये हरा वाला एरिया है, ये भारत में जितने भी आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, इंडिजिनियस पीपल हैं, उन्हें दर्शाता है। और ये जो पीला वाला एरिया है, वो जनजाति और ट्राइब्स को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने छोटा नागपुर के 4 जनजातियों को लिया है। उनमें है मुंडा, संथाल, खड़िया और उरांव। इन सभी जनजातियों की अपनी अलग-अलग भाषाएं हैं। अब हम चलते हैं इस नीले वाले एरिया में, जिसमें मैंने धर्म और संस्कृति को दर्शाया है। तो धर्म और संस्कृति इन सभी जनजातियों में काफी हद तक मिलती जुलती है, हालांकि एक समान नहीं है। जब मैं धर्म और संस्कृति की बात कर रहा हूँ तो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज जो थे, हम जानते हैं वो ईश्वर को प्रकृति में पहचानते थे। जैसे उरांव लोग अपना ईश्वर धर्मे को मानते हैं, और उरांव लोगों के लिए धर्मे एक सृष्टिकर्ता और एक पिता है। अब हम आदिवासी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर बना है। आदि, जिसका मतलब होता है सबसे पहले या मूल, और वासी, रहने वाला या निवासी। जब रहने की बात हुई तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए। तो जो लोग जिस जगह में सबसे पहले से रहते हैं, वो लोग वहां के आदिवासी, मूल निवासी या इंडिजिनस पीपल कहलाते हैं। आदिवासी का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो जो सबसे पहले था। सही बात है। जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का ये मतलब है। अब हमें पता चल गया आदिवासी का मतलब क्या होता है, लेकिन क्या हमारे संविधान में आदिवासी या मूल निवासी या इंडिजिनियस शब्द मिलता है? जी नहीं, हमारे संविधान में ये शब्द नहीं मिलता है। अगर हमारे संविधान में ये शब्द नहीं मिलता है, तो हमारी पहचान कहाँ है? उसके लिए हमें हमारी जनजाति या ट्राइब में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम 2 तरह की पहचान की बात करेंगे, एक व्यक्तिगत पहचान और दूसरा सामुदायिक पहचान। व्यक्तिगत पहचान हमें आदिवासी या ट्राइबल या जनजाति के रूप में हमारे जन्म से ही मिल जाती है। जब हम किसी जनजातीय समुदाय में जन्म लेते हैं और हमारे पिताजी का गोत्र या सरनेम हमारे ऊपर लगता है, तो हम उस ट्राइब के, उस जनजाति के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामुदायिक पहचान की। हमारी कम्युनिटी की पहचान हमें कौन देगा? संविधान। तो हम चलते हैं संविधान पर और देखते हैं क्या कहता है हमारी पहचान के बारे में। तो हम आ गए हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 क्रमांक 25 में। देखते हैं क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 क्रमांक 25 में निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। यहाँ पर तो हमें हमारी जनजाति की कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन ये अनुच्छेद कह रहा है कि अनुच्छेद 342 में जिन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है, वही लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, वही लोग ट्राइबल्स हैं। तो हम जाके देखते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 342 क्या कहता है। यहाँ पर भी हमें जनजाति का परिभाषा नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति और सांसद के अनुसूचित जनजाति घोषणा करने का अधिकार और प्रक्रिया को बताया गया है।
इसके लिए राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से सलाह लेनी होती है और सांसद किसी भी जनजाति या जनजातीय समूह को सूची में शामिल कर सकती है या उससे बाहर भी कर सकती है। अनुच्छेद 342 में एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। यह मापदंड किसी समुदाय को एसटी के रूप में निर्धारित करने के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति की एसटी स्थिति निर्धारित करने के लिए। जैसे हमने पहले ही देखा था कि किसी व्यक्ति की जनजातीय पहचान उसके जन्म से ही हो जाती है और उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, वो हमेशा एक ट्राइबल या जनजातीय ही रहता है। यहाँ पर इस अनुच्छेद में किसी समुदाय को एसटी के रूप में निर्धारित करने की बात हो रही है। अब हम देखते हैं किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए लोकुर समिति का गठन 1965 में किया गया था और ये समिति अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने के लिए 5 मापदंड निर्धारित किए थे। वे हैं आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में शर्म या हिचकिचाहट और पिछड़ापन। अभी लोकोड समिति का अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्धारित करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान प्रक्रिया लोकोड कमेटी के द्वारा निर्धारित वही 5 मापदंड ही हैं। लेकिन आखिर भारत के संविधान को एसटी या अनुसूचित जनजाति घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इतना काफी नहीं था कि हम भारत के नागरिक हैं? तो अनुसूचित जनजाति घोषणा करने में भारत के संविधान का उद्देश्य उन आदिवासी समुदायों की रक्षा और सहायता करने का था जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित थे। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ धर्म और संस्कृति को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। ये हर एक समुदाय का अपना उत्तरदायित्व है कि वे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करें, उसको खुद महत्व दें। क्या आदिवासियों की भी कोई जाति होती है? जी नहीं। इसीलिए संविधान ने एसटी को या तो अनुसूचित जनजाति को एससी शेड्यूल कास्ट से अलग रखा है। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं। वहां पर जाति और अनुसूचित जनजाति में विकल्प दिया गया है, मतलब दोनों चीजें अलग हैं। जो आदिवासी होते हैं वे प्रायः ट्राइबल्स होते हैं, उनकी जनजाति होती है। तो हर एक आदिवासी माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने की बात है कि हम कोई जाति व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम ट्राइबल्स हैं, हम एक जनजाति समूह है। और इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इनमें मेन अंतर क्या है? ये ट्राइब या जनजाति की एक विशेष बात यह है कि वे उनका कोई क्लास नहीं होता, वे सब एक समान है, वे सब मिलजुल कर रहते हैं। हम देखते हैं कि सरकारी स्थानों में कहीं पर भी जनजाति या ट्राइब का परिभाषा नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाते हैं तो हम इस जनजाति की परिभाषा देख सकते हैं। तो जनजाति को इस तरह से परिभाषित किया गया है, पारंपरिक समाज में एक सामाजिक विभाजन जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या रक्त संबंधों से जुड़े परिवार या समुदाय शामिल होते हैं, जिनकी एक समान संस्कृति और बोली होती है और आमतौर पर उनका एक मान्यता प्राप्त नेता होता है। तो यहाँ पर धर्म और संस्कृति आ गई, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का डिफिनेशन है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि दूसरे धर्म को अपनाने से आदिवासियत या जनजातीयता खत्म हो जाती है? नहीं। आदिवासी तो कोई भी धर्म में जाए उसका रिजर्वेशन बरकरार रहता है, और दलित जब अपना धर्म बदलता है तो उसका रिजर्वेशन चला जाता है। जब हम दूसरे धर्मों को स्वीकार करते हैं तो केवल हमारी पूजन पद्धति बदलती है। हम अभी भी अपने पूर्वजों की विरासत में मिली महान चीजों को महत्व देते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति में बस मामूली अंतर है। पारंपरिक धर्म को मानने वालों में भी ऐसे मतभेद देखने को मिलते हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने
आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये एक हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर हमारे किसी धर्म को अपनाने से हमारी जनजातीयता और आदिवासियत खत्म हो जाती है, तो ये एक मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। आदिवासी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या उन्हें कोई उकसा रहा है? ये डीलिस्टिंग जैसे समस्या क्यों आ रही है? 1950 में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना गया, जबकि जो आदिवासी हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो इससे पहले ही अनेक धर्म को अपना चुके थे। उसके बावजूद संविधान ने उन्हें जनजातीय समूह के रूप में पहचाना। उदाहरण के लिए, आदिवासियों को ईसाई धर्म को अपनाए हुए 100 साल से भी अधिक हो गए। इतने सालों से अभी तक ये आदिवासी साथ में थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इनमें एक मतभेद पैदा हुआ और ये आपस में लड़ने लग गए। आदिवासियों की लड़ाई का मुख्य कारण उद्योगपतियों और राजनेताओं का स्वार्थी लाभ है। वे लोग आदिवासियों के बीच में विभाजन पैदा करके, फूट पैदा करके राजनीतिक या वहाँ के जो जल जंगल जमीन में जो खनिज पदार्थ है, वो उन्हें हड़पना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर ये उद्योगपति और राजनेता आदिवासियों को विभाजित करने में सफल हो गए, अवश्य ही वे वहां के जल जंगल जमीन में को हड़पने में सफल हो जाएंगे। और ये आदिवासी जिन्हें अपनी जमीन, अपनी जंगल बहुत ही प्रिय है, वे लोग उसे भी खो देंगे। इसीलिए सभी आदिवासियों को एक साथ रहने इसीलिए सभी आदिवासियों को एकजुट होने की बहुत जरूरत है। एक साथ रहने में ही उनकी भलाई है। आशा करते हैं कि वे इस बात को जल्द ही समझ पाएंगे। आपस में लड़ने के बजाय आदिवासियों को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए? तो अगर कोई आदिवासी अपनी संस्कृति से प्यार करता है, तो उन्हें अपनी शिक्षा को बढ़ावा देना है। सभी सभी बच्चों को उन्हें अच्छे से शिक्षित करना है। और आदिवासी समाज में अब तक देखा गया है कि उनकी जो ट्रेडिशन है, उनका जो संस्कृति है, वो पुरखों से अब तक बताकर और सुनकर, दिमाग में रखकर अभी तक आया है। लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि उन्हें वे लिखें, उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, तभी वो आने वाले समय में टिक पाएगा। नहीं तो जो दिमाग में चीज होता है ना, उसे हम जल्द ही भूल जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा के लिए नहीं है, ये टेम्पररी है। इसीलिए आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा साहित्य में काम करना है, उन्हें किताब लिखनी है अपनी परंपरा के बारे में। और आदिवासी कोई भी धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म अपना लिया हो या तो ट्रेडिशनल धर्म को फॉलो कर रहा हो, लेकिन दोनों ही समूहों में आर्थिक पिछड़ापन है। ये एक सच्चाई है, आप इसे नकार नहीं सकते। आप ईसाई धर्म जो आदिवासी मान रहे हैं, उनके गांव में भी जाके देखिए, वो भी आर्थिक रूप से अभी तक पिछड़े ही हैं। इसलिए हम आदिवासियों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और चौथा है सामाजिक। हम आदिवासी काफी अंधविश्वास पर निर्भर होते हैं। झाड़ फूक जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियां हैं। तो उन सब चीजों से हमें बाहर आना होगा। हमें दूसरों से भी सीखने की जरूरत है। ठीक है, हम अपनी संस्कृति को महत्व देते हैं। जो हमारे समाज में अच्छी चीजें हैं, उन्हें हम बचाएंगे, हर हालत बचाएंगे। लेकिन जो दूसरे समाज में अच्छी चीजें हैं, उनसे भी हमें सीखने की जरूरत है। कोई भी समाज कोई भी समाज परफेक्ट नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। आप सभी को जोहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।